90% टाइम तो इन्वेस्टर ना ही बोलेगा, उसकी जॉब है ना बोलना। और हर बिजनेस का ये किस्मत नहीं होती कि आप आए और तुरंत आपकी फंडिंग हो गई। तो हम तो बहुत ही परेशान हुए फंडिंग में। इन्वेस्टमेंट के पे मैं जानना चाहूँगा कि आपने कब कैसे सोचा कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट फंडिंग लेनी चाहिए। अब आपके बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, गूगल है, सैप पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों से आपने फंडिंग उठाई टू स्केल दिस कंपनी। तो ये स्ट्रैटेजी ऑफ किसी को स्टार्टअप खड़ा करना है तो वो फंडिंग को कैसे अप्रोच करें? तो देखिए, एक है फंडिंग और एक है इन्वेस्टर। अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर फंडिंग आपको नहीं चाहिए होगी तो बहुत अच्छा है। या आप बिजनेस ही फंड कर देगा आपको तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फिर आपको किसी के साथ आप क्यों अपने प्रॉफिट साझा करो। राइट। लेकिन अगर आप ऐसे बिजनेस में जहां आपको फंडिंग लेनी है तो मैं बोलूंगा कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टर से बात करना शुरू करो उतना अच्छा है। फंडिंग के लिए ना भी करो, नॉर्मली बात करो। आप नॉर्मली बात करो कि देखिए भाई, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, फंडिंग के लिए मैं आऊंगा 6 महीने बाद, हम्म। पर आइडिया कैसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप पहले से बात करना शुरू कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया उसके बारे में कैसे से देख रही है उस बिजनेस को। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब आप 6 महीने बाद, साल भर बाद तैयारी करके उसे स्केल करके जाएंगे, अगर इन्वेस्टर ये बोलने वाला है कि नहीं नहीं, ये तो मार्केट साइज छोटा है, ये तो बहुत ही निश प्रॉब्लम है, टाइम छोटा है। तो आपको लगा अरे ये तो पहले बता देते। तो इसलिए मैं बोलूंगा एक है फंडिंग और एक है इन्वेस्टर से बात करना। तो मैं कहूंगा इन्वेस्टर से तो आप शुरुआत से बात करिए ताकि आप वो बता सके आपको कि दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों का चूंकि C2C बिजनेस है और हमें बहुत सारे लोगों को मार्केटिंग करनी है, तो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम मार्केटिंग के करे बिना कस्टमर जानेंगे नहीं। तो हमने 1 साल फाइट मारी फंडिंग की। हमें ज़्यादातर लोगों ने ना ही बोला, 90% लोगों ने हमें ना बोला, क्योंकि उनको लगा कि ये कहीं और वर्ल्ड में किया नहीं है तो चल नहीं पाएगा। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को कि अगर लोगों को लग रहा हो कि अरे भाई इनकी तो कंपनी बड़ी हो गई है तो ये सब बातें बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने भी ज्यादातर ना ही सुना है। 90% टाइम तो इन्वेस्टर ना ही बोलेगा, उसकी जॉब है ना बोलना। और हर बिजनेस का ये किस्मत नहीं होती कि आप आए और तुरंत आपकी फंडिंग हो गई। तो हम तो बहुत ही परेशान हुए फंडिंग में, और बहुत मुश्किल से हमें सैफ पार्टनर ने फंडिंग दी। और उसके बाद भी अगले 5 साल तक हम बहुत ही तरसे फंडिंग के लिए। चाहिए था बट मिल नहीं रहा था। तो इसमें एक ही मूल मंत्र है कि आप फाइट मारते रहो। एक तो आप पैसे की बहुत इज्जत करो, पैसा वेस्ट मत करो कि मिल नहीं रहा अगर आपको, फ्रूगली स्पेंड करो। बहुत ही फ्रूगली स्पेंड करो। ये चिंता मत करो कि दुनिया क्या बोल रही है, दोस्त क्या बोलेंगे। कोई वैनिटी मैट्रिक मत चेस करो कि अच्छा हम बिल बोर्ड लगा देंगे तो लोग देखेंगे, तारीफ होगी, अखबार में ऐड देंगे तो 10 4 लोगों का फ़ोन आएगा। कुछ मत सोचो। आप वो करो जो बिजनेस के लिए ठीक है। आप बेकार के मैट्रिक चेज मत करो जो केवल घमंड के लिए है। पैसे की इज्जत करना बड़ा जरूरी है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा जरूरी है। लक्ष्मी जी की इज्जत करोगे तो वो आपको भाई आपके पास आएंगी। तो हमने बहुत ही कंजूसी से सालों बिताए, और आज भी मनी की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो ब्रोकर के अंदर। तो 4 5 साल हमने इधर उधर से फंडिंग इंजाम करी, फिर 5 साल तक हम लगे रहे, हमने छोड़ा ही नहीं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आया। फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर ने भी नोटिस कर लिया हमको। तो जब यूनिकॉर्न का टैग मिला, इतनी बड़ी फंडिंग हुई, तो कैसा फील हुआ इतना इतना स्ट्रगल करने के बाद फंडिंग स्केल करने के लिए? नहीं, यूनिकॉर्न फंडिंग तो बेसिकली एक माइलस्टोन बना दिया है वर्ल्ड ने। हाँ। तो हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि भाई कंपनी के लिए फ्यूल आए और हम उस फ्यूल से, उस पैसे से हम कंपनी को और बड़ा कर पाएँ। पर हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि यूनिकॉर्न होने के बाद मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी, स्टार्टअप रियल एस्टेट सेक्टर को भी बहुत सम्मान मिला है। क्योंकि जब किसी इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है तो सेक्टर ये कम्युनिकेट करता है कि भाई यहाँ पे और भी कंपनीज आ सकती हैं करेक्ट। और ये सेक्टर अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में और भी बहुत अच्छी रियल एस्टेट कंपनीज आएंगी। अगर अभी कोई एक यंग फाउंडर आपको देख रहा है, इवन स्टूडेंट जो इस बारे में सोच रहा है, उसके पास में कुछ बढ़िया आइडिया है, राइट, और वो लोग उसको बोल रहे हैं कि यार ये इंडिया में तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपने लॉन्च किया वो भी जब आपने लॉन्च किया इंडिया में तो नहीं चलेगा वाला था, तो आपका क्या एडवाइस है, आप उसको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कस्टमर को समझिए। अगर कोई आदमी बोल रहा है इंडिया में नहीं चलेगा, वो बात सुन लीजिए, चलिए, लेकिन क्या आप इंडियन कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं क्या? तो इंडियन कस्टमर से बात करिए। देखिए, इसके अंदर क्या चक्कर है कि जब भी आपको स्टार्टअप करेंगे ना तो आपको 10 तरह के एडवाइस मिलेंगे। कुछ लोग सही बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे, और सच्चाई ये किसी को भी नहीं पता। आप हो सकता है कि हम और आप बात कर रहे हैं आज, तो आपको लगे यार अमित को तो बहुत आता होगा, मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया, अमित से पूछ लेते हैं। मत करिए ऐसा, क्योंकि मुझे कैसे पता होगा 100 बिजनेस आइडियाज के बाद में वो चले या चलेगा। खासकर तब जबकि आप उसी आइडिया को लेके सो रहे हैं, जग रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, तो आपको तो बेटर पता होगा ना। तो अगर मेरा तो एनालिसिस यही रहा है कि आप
जितने लोगों से पूछेंगे स्टार्टअप आइडिया के बारे में उतना आप कंफ्यूज होंगे। बेस्ट है कस्टमर से पूछने में। आप डायरेक्टली कस्टमर से पूछिए कि भाई अगर मैं ये बना के दूं तो क्या यूज करोगे, तुम, तुम्हारे काम आएगा। अगर कस्टमर हाँ बोल रहा है तो वो पक्का चलना है। अगर आप खुद ही उसके पोटेंशियल कस्टमर, तो खुद से पूछ के देखिए कि आप लोगे इन लोगे। तो देखिए बहुत क्लटर है, स्टार्टअप आइडियाज बहुत सारे हैं और ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं। उन सबको छोड़िए और केवल कस्टमर से बात करिए। मुझे लगता है कि थोड़ा MVP टाइप, थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे एग्जीक्यूशन करके देखना चाहिए, टेस्ट करके देखना चाहिए। तो क्योंकि बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं कि मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन जब पे करना पड़ेगा तो क्या पे करने के लिए रेडी है? क्या छोटे लेवल पे पे करने के लिए रेडी है? अगर उतना पे कर सकता है तो स्केल करके कोई जो एफ्लुएंट है वो ज़्यादा यूज़ कर पाएगा आपकी सर्विसेज। नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है। अब इसके अंदर यही बात है कि आप जितने स्ट्रेंजर से बात करेंगे उतना आपको ऑनेस्ट आंसर मिलेगा। अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे तो वो फिर हो सकता है वो बायस्ड आंसर दें। तो मैं बोलूँगा दोनों स्टेज पे कस्टमर से पूछिए, आइडिया स्टेज पे भी कस्टमर से पूछिए, MVP पे बना के भी पूछिए, बाद में ही पूछिए, बड़ा होने के बाद भी पूछिए और पूछते ही रहिए।